नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारी नई वेबिनार इन न्यू एंड इमर्जिंग जॉब रोल्स में। आज हम बात करेंगे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की फील्ड में मौजूद जॉब अपॉर्चुनिटीज के बारे में। अब मैं हमारे इंस्टीट्यूट की डायरेक्टर मैडम मिसेस एमलता गौतम जी का स्वागत करती हूँ। मैम हमें ये समझाएंगी कि ये विषय महत्वपूर्ण क्यों है और इस फील्ड के बारे में जानकर आपको क्या हासिल होगा। मैम, ओवर टू यू। जैसा कि आकांक्षा ने बताया, आज का हमारा विषय है कैरियर इन इलेक्ट्रॉनिक मीडिया। आज के इस टॉपिक के माध्यम से हम समझेंगे कि इस फील्ड में किस तरह की जॉब अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल है। ये जो प्रोग्राम है, ये मिनिस्ट्री ऑफ लेबर ने जितने भी जॉब सीकर्स हैं उनको कैरियर अपॉर्चुनिटीज अलग अलग फील्ड में क्या क्या है उस पर फोकस करने के लिए, उसके बारे में जानकारी देने के लिए स्टार्ट किया है। इंडिया में इलेक्ट्रॉनिक मीडियम का करंट सिनेरियो बहुत ही वास्ट और डाइवर्स है। आज की डेट में लगभग 800 से ज्यादा टीवी चैनल्स हैं और लगभग 200 से ज्यादा कमर्शियल रेडियोस एंड स्टेशन है। इंटरनेट के आ जाने के बाद, जैसा आप सब लोगों को पता ही है कि स्मार्टफोन का जो यूज है इतना ज्यादा बढ़ गया है कि उसके थ्रू हम सारी की सारी जितनी भी हमारी इंफॉर्मेशन है, जितनी भी हमारी वेबसाइट्स हैं या हमारी कैरियर अपॉर्चुनिटीज कह सकते हैं, उनको एक्सेस करने का तरीका भी बदल गया है। आज की डेट में हम जितना जल्दी हो सके कंप्यूटर से या फोन से अपनी इंफॉर्मेशन को शेयर करते हैं। इन सारे बदलाव के साथ में इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में आज के समय में की काफी संभावनाएं है, क्योंकि ये सेक्टर मनोरंजन और पत्रकारिता से जुड़ा हुआ है, इसलिए इसमें बहुत सारे कैरियर अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल है। मीडिया और एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री काफी तेजी से ग्रो कर रही है, इसलिए इसमें एक्सपर्ट प्रोफेशनल्स की बहुत जरूरत है। जैसा कि हम आज के डेट में देख पा रहे हैं कि मीडिया में बहुत सारे कैरियर भी हैं, बहुत सारी एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस, पीजी, ग्रेजुएशन, डिप्लोमा, इस तरह की भी बहुत डिमांड हो गई। उसमें बच्चे उस डिग्री को कंप्लीट करके उस फील्ड के अंदर अपना कैरियर बना भी रहे। इस विषय में विस्तृत जानकारी के लिए हमारे पास जो हमारे गेस्ट स्पीकर हैं वो जुड़े हुए हैं, डॉक्टर वर्मा जी। वर्मा साहब, मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ और आपका अभिनंदन है हमारे इस प्रोग्राम में। आप चूंकि इस फील्ड के एक्सपर्ट हैं, तो आप अपने शब्दों में हमारे जो बच्चे हैं, हमारे जो जुड़े हुए कैरियर काउंसलर को बताएं कि इस फील्ड के अंदर वो किस तरह से अपना कैरियर बना सकते हैं, चाहे वो ऑनलाइन प्रोग्राम्स का हो, चाहे वो मीडिया का हो, चाहे वो डेटा ट्रांसफर का हो। बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज आपको भी पता है और हम लोगों को भी पता है कि अवेलेबल है। बट हमारे जो बच्चे इस कैरियर टॉक के माध्यम से हमसे जुड़े हुए हैं, उनको आपके मुंह से अगर आप खुद ही उनको जानकारी देंगे तो शायद बेहतर तरीके से वो समझ पाएंगे। सभी लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है कि इस प्रोग्राम को बहुत ध्यान देके सुनो। जैसा कि मैं हर समय बोलती हूँ कि ये जो अपॉर्चुनिटीज है, आज के डेट में भी हमारा युवा जो है वो इतनी तरह से फोकस नहीं कि उनको कौन सी स्टडी करनी है या किस में कैरियर बनाना है। आज भी हम ट्रायल एंड एरर के थ्रू ही जॉब अपॉर्चुनिटी तक पहुंच रहे हैं। इस प्रोग्राम के माध्यम से हमारा उद्देश्य है कि हमारा युवा एक फोकस कैरियर पाथ बनाए और उसी में बढ़े आगे, ताकि उसका जो टाइम और एनर्जी है वो सेव हो सके। इससे पहले कि हमारे वर्मा साहब इस प्रोग्राम को स्टार्ट करें, मैं आप लोगों को ये भी बताना चाहूंगी कि डॉक्टर वर्मा जो है जामिया मिलिया यूनिवर्सिटी के सेंटर फॉर डिस्टेंस एंड ऑनलाइन एजुकेशन में सीनियर असिस्टेंट डायरेक्टर और प्रोफेसर के पद पे कार्यरत है। इन्हें लगभग 35 सालों का इस वर्ष का अनुभव। तो आप समझ सकते हैं कि जब ये खुद बताएंगे कि इस फील्ड में कितने कैरियर अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल हैं, तो आपको वाकई में एक नया जो ज्ञान है उसकी प्राप्ति होगी। सो आप उनको सुने और उनसे जो भी आपकी कैरियर, इस कैरियर से रिलेटेड जानकारी चाहिए है,
मुझसे क्वेरी कर सकते हैं। डॉक्टर वर्मा, मैं बताना चाहूंगी कि ये आपका जो वीडियो है ये हम हमारे यूट्यूब चैनल पे भी अपलोड करेंगे जो मिनिस्ट्री ऑफ लेबर का है, ताकि जो भी जॉब सीकर इसको देखे वो इस फील्ड के अंदर अगर उसको कैरियर बनाना है तो आपके जो विचार हैं, आपके जो इंफॉर्मेशन है उससे लाभान्वित हो सके। थैंक यू। Fine. Okay. Thank you, please. Today we are going to start, though we are late now, on a very interesting topic. मुझे लगता है जितने भी ऑडियंस हैं वो इस बात से इनकार नहीं करेंगे कि उन्होंने बचपन में ही कहीं ना कहीं रेडियो और टेलीविजन को देखा है। क्या वो याद करके बता सकते हैं उनको पहला कौन सा प्रोग्राम टेलीविजन पर या रेडियो पर पहला गाना कौन सा याद है? जब उन्होंने पहली बार कोई गाना सुना है तो वो कौन सा था, या टेलीविजन पर पहला कोई प्रोग्राम देखा है तो वो कौन सा था? देखिए, आप में से कुछ शक्तिमान को याद कर रहे हैं, डक टेल्स, वंडरफुल वंडरफुल, ओके ओके। उस समय क्या एज थी आपकी वो भी साथ में मेंशन कर सकते हैं, या कौन सा ईयर था? देखिए, विनीत शेखर कह रहे हैं टॉम एंड जेरी, ओके। 1994 नागपुर, ओके। देखिए 99, ओके। तो आज भी आपको याद है अपना वो टेलीविजन का पहला प्रोग्राम या अपने उस रेडियो पर सुना हुआ पहला कोई भी कार्यक्रम? आज हम इसी पर चर्चा करेंगे कि किस तरीके से जो आप सुनते आए हैं, आप में से कितनों का इंटरेस्ट है कि आप केवल एक श्रोता नहीं बल्कि आप उस सीट पर हों कि लोग आपको देखें। आप में से कितनों की ये भावना रही है कि कभी ना कभी हम अपने आप को उस सीट पर देखना चाहते हैं? यस यस, ओके ओके, वंडरफुल वंडरफुल। तो देखिए, हम में से, जैसे आप में से मैं देख रहा हूं कि बहुत सारे लोग इस बात को मान रहे हैं कि वो अपने आप को किसी न किसी ब्रॉडकास्ट की सीट पर देखना चाहते हैं। तो आज का हमारा जो कार्यक्रम है वो इस पर मैं इफ यू विश टू बी अ ब्रॉडकास्टर, तो आप कैसे एक ब्रॉडकास्टर बन सकते हैं? देखिए, बचपन से अब तक हम 4 तरह का कम्युनिकेशन करते आ रहे हैं। एनीबडी ऑफ यू हु कैन से कि हम कौन कौन सी तरह का कम्युनिकेशन करते हैं? जो वार्तालाप करते हैं, बातचीत करते हैं, वो कितनी तरह की करते हैं? और ये कम्युनिकेशन हमारे जीवन का आरंभ से शुरू होकर आखिर तक चलता है। यानी हमारे जीवन की शुरुआत ही किसी ना किसी कम्युनिकेशन से होती है। जब आप देखते हैं कि कोई बच्चा जन्म लेता है और वो रोता है तो सभी बधाइयां देने लगते हैं कि बच्चे का जन्म हो गया, दैट इज द कम्युनिकेशन। और जो अंत होता है हमारे इस जीवन का, वो भी जब हमारे कम्युनिकेशन बंद हो जाता है, तो एक तरीके से हम जीवन का भी अंत मान लेते हैं। लेकिन कम्युनिकेशन हम 4 तरह का करते हैं, मैं उसकी चर्चा आज आपके साथ कर रहा हूं। पहला कम्युनिकेशन जो हम करते हैं वो इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन। इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन का मतलब होता है हम जो अपने आप से संवाद करते हैं, अपने आप से जो बात करते हैं। आप याद कीजिए, आज भी आपने किया होगा कि क्या 3 बजे का ये लेक्चर हम अटेंड करें या नहीं करें, या इसमें क्या होगा। अगर आप ऑफिस आते हैं तो ऑफिस आने से पहले का सोचते हैं कि कौन सी ड्रेस पहनी जाए या आज के काम क्या क्या करने हैं। तो आप स्वयं से जो बात करते हैं वो हमारा इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन होता है। दूसरा कम्युनिकेशन जो हम करते हैं वो होता है इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन। इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन का मतलब होता है 2 व्यक्तियों का
आपस में संवाद। तो आप देखिए, घर से चले तो आप अगर अभी छात्र हैं तो माता पिता के साथ संवाद होता है, उनसे बातचीत जो है वो इंटरपर्सनल होती है। दोस्तों के साथ जो बातचीत करते हैं वो इंटरपर्सनल है। और जब कॉलेज में आते हैं तो टीचर के साथ जो संवाद करते हैं, जो बातचीत करते हैं, वो इंटरपर्सनल होती है। तो इस तरीके से हम सारे दिन में बहुत इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन करते रहते हैं। और जो तीसरा टाइप का कम्युनिकेशन है वो है ग्रुप कम्युनिकेशन। ग्रुप कम्युनिकेशन का मतलब है कि अगर आप ऑफिस में हैं, आप मीटिंग ले रहे हैं, तो 10-15 आपके एम्प्लॉयज हैं, उनके साथ जो आप बात कर रहे हैं वो ग्रुप कम्युनिकेशन में आता है। आप अगर टीचर हैं तो टीचर जो अपनी पूरी क्लास के साथ संवाद करता है तो वो एक ग्रुप कम्युनिकेशन का पार्ट होता है। और ये ग्रुप कम्युनिकेशन जो है वो इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन से थोड़ा सा अधिक चैलेंजिंग होता है। आप में से कितने ये मानते हैं कि हाँ, दिस इज समथिंग बिट चैलेंजिंग, ग्रुप कम्युनिकेशन जो होता है? यस, एनीबडी ऑफ यू? यस, यस। When it is more than 2 people or when we are taking a group whole, तो उनसे जब बातचीत करनी होती है तो हमें बहुत ही सदे हुए शब्दों के साथ करनी होती है। अपनी बात को एक बहुत अच्छे शब्दों के साथ करना होता है, तो इसलिए वो थोड़ा सा मुश्किल होता है। लेकिन चौथा टाइप जो है जिसकी आज हम चर्चा कर रहे हैं वो है आपका मास कम्युनिकेशन। मास कम्युनिकेशन क्या होता है? व्हेन वी टॉक अबाउट टू द अनलिमिटेड ऑडियंस, बहुत बड़ी संख्या के लोगों के साथ जो बातचीत करी जाती है वो हमारा मास कम्युनिकेशन का पार्ट हो जाता है। अगर आप कोई आर्टिकल लिखते हैं या न्यूज़पेपर में कुछ लिखते हैं तो वो पढ़ने वालों की संख्या अनगिनत है। आप रेडियो से अगर कुछ प्रस्तुत कर रहे हैं तो वो अनलिमिटेड है, कितने लोग सुन रहे हैं हम उस संख्या को नहीं गिन सकते हैं। दो आजकल दूसरे मेजरमेंट्स आ गए हैं जिससे पता चल जाता है कि कितने लोगों ने हमारे प्रोग्राम को सुना। टेलीविजन पर अगर मान लीजिए आपका इंटरव्यू आ रहा है तो उसको देखने वाले जो दर्शक हैं वो पूरी दुनिया में हो सकता है, कहीं से भी देख रहे हैं। और इसी तरीके से जो न्यू मीडिया में हम आ जाते हैं तो उसमें भी हमारे पास असीमित अलग अलग जो सा है ऑडियंस होती है, जिसका हम बहुत आसानी से कैलकुलेशन नहीं कर सकते। इसके बाद आती है बात कि कम्युनिकेशन की जो हमारी इस समय स्थितियां हैं उसको मैं बहुत ही ब्रीफ तरीके से बतलाता हूं कि हमने ये देखा कि कितने ही सदियों से हमारा वोकल कम्युनिकेशन रहा है। जो बातचीत करने का तरीका मानव ने सभ्यता के बाद शुरुआत की वो बोलचाल की थी, लेकिन लिखने का जो तरीका है वो उसके काफी देर बाद शुरू हुआ। तो वो संख्या हमारी उससे बहुत कम है। और जो प्रिंटिंग बुक्स, आप जानते हैं कि 15वीं शताब्दी में जो सा है किताबों का शुरुआत हुई और उसके बाद 18वीं शताब्दी में जो सा है न्यूज़पेपर का प्रचलन शुरू हुआ। तो इस तरीके से हमारा जो सा है प्रिंटिंग और बुक्स का जो प्रचलन है वो लगभग 500 सालों का है, 5 शताब्दियों का है। लेकिन जिसकी आज हम चर्चा करने जा रहे हैं, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, इसका इतिहास सिर्फ लगभग 1 सदी पुराना है। पहला रेडियो स्टेशन आप में से किसी को याद है कौन से साल में आया होगा? यस, इंडिया के अंदर। एनीबडी ऑफ यू? 1965। ओके। देखिए, पहले विश्व युद्ध और दूसरे विश्व युद्ध, उस समय केवल एक ही टेक्नोलॉजी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की थी और वो थी रेडियो। आपको मालूम है मार्कोनी ने जो इजाद किया था रेडियो तरंगों का, वो 1895 में किया था। और यहाँ तक कि आपने अगर एक फिल्म देखी हो टाइटैनिक, आई एम वेरी श्योर कि आपने देखी होगी, तो उस समय वो टेक्नोलॉजी रेडियो की जो है समुद्री जहाजों की अपने तट तक संवाद करने के लिए, कम्युनिकेशन करने के लिए यूज की जाती थी। तो वो टेक्नोलॉजी का यूज
टाइटैनिक के टाइम में भी किया। हाँ, और जो पहला रेडियो स्टेशन वर्ल्ड का फॉर्म हुआ है वो 1920 में 1920 में पिट्सबर्ग में यूएसए में शुरुआत हुआ, और भारत के अंदर जो सा है 1927 में पहला रेडियो स्टेशन मुंबई में जो सा है शुरू हुआ था। तो एक तरीके से हम कह सकते हैं कि लगभग 100 साल के करीब का इतिहास ये रेडियो तरंगों का हमारे साथ है। और इसी तरीके से जो टेलीविजन की शुरुआत हुई वो आप जानते हैं कौन से साल में हुई। टेलीविजन 1959 में टेलीविजन जो है शुरुआत हुआ था। उस समय सिर्फ कृषि के कार्यक्रम कुछ आते थे, बाद में जो सा है विविध कार्यक्रमों का उसमें प्रचलन हुआ। 1982 में रेडियो जो है वो पहली बार कलर्ड हुआ था, उससे पहले ब्लैक एंड व्हाइट ही सिर्फ टेलीविजन होता था। तो इस तरीके से हमारा जो सा है इतिहास टेलीविजन का वो सिर्फ एक शताब्दी का ही है, जिसके अंदर अब यहाँ पर क्या क्या है, बहुत सारे आप लोगों के अलग अलग एरियाज हैं। जैसे अगर हम बात करते हैं प्रिंट की, तो प्रिंट में तो खैर न्यूज़पेपर और मैगजीन्स आती हैं। जो हमारा इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है उसमें दो चीजें प्रमुख हैं, रेडियो, टेलीविजन, और तीसरा जो है वो है फिल्म्स। फिल्म्स के बारे में भी आपको अच्छी जानकारी होगी। आई एम वेरी श्योर कि आपको याद होगा पहली फिल्म का और कौन सी थी। यस, क्या आपको याद है पहली फिल्म कौन सी थी? एनीबडी ऑफ यू? आलम आरा। ओके, उससे भी पहले एक और फिल्म बनी थी। आलम आरा जो है पहली बोलने वाली फिल्म थी, लेकिन बिना, यस, राजा हरिश्चंद्र, रितेश, यू आर राइट, यस यस। तो देखिए वहां से हमारी फिल्मों की शुरुआत हुई। वो 1913 में बनी थी, यानी अभी 11 साल पहले हमने भारतीय सिनेमा के 100 साल पूरे किए। तो ये, और वर्ल्ड के अंदर सबसे अधिक फिल्में हमारे ही देश में बनती हैं। तो ये एक ऐसा एरिया है जो सबसे अधिक एम्प्लॉयमेंट भी देता है इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में, और साथ ही साथ इसमें क्रिएटिविटी का भी बहुत अधिक स्कोप होता है। तो ये आपके लिए अगर मैं अभी कुछ सवाल करूंगा कि कौन कौन सी आपकी इस तरीके के एप्टीट्यूड्स हैं और कौन कौन से एरियाज हैं जहां पर आप लोग कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। इसके अलावा एडवर्टाइजमेंट जो है वो अपने आप में एक बहुत वाइड फील्ड है। एडवर्टाइजमेंट आप सब जानते हैं, विज्ञापन जो उनसा है, हमें आप में से किसको कौन सा रेडियो या टेलीविजन का विज्ञापन आज भी याद है? यस, बॉक्स कर सकते हैं, इनबॉक्स में जाइए। जो आपने बहुत पहले देखा था और आज भी आपको वो गुदगुदाता है, आनंद देता है। यस, निरमा का कह रहे हैं, कोलगेट का कह रहे हैं। यस यस, देखिए पार्ले जी, ओके ओके, वंडरफुल वंडरफुल, ओके, सर्व शिक्षा का, ओके, स्कूल चले हम, ओके। तो देखिए ये किसी भी विज्ञापन की गूंज है कि आज से 25 साल पहले देखा हुआ आपका विज्ञापन आज भी आपको याद कर रहा है, या ये कह सकते हैं कि उसकी गूंज जो है वो आज भी आपके मस्तिष्क में बनी हुई है। तो दिस इज द एको ऑफ अ एडवर्टाइजमेंट। जिस तरीके से ये चीज जो है प्रभावित करती है, तो वो उस शब्दों को, उस संगीत को, उस दृश्य को कहीं ना कहीं उसके प्रभाव को छोड़ता है। ऐसे ही आप जानते हैं कि आज गेमिंग इंडस्ट्री जो है वो बहुत तेजी से बढ़ रही है। म्यूजिक जो है वो भी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के उसमें आ जाता है। और एक और फील्ड जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का यूज हम करते हैं वो है इन पब्लिक रिलेशन। तो आप ये देखिए कि हर ऑर्गेनाइजेशन का कोई ना कोई पब्लिक रिलेशन ऑफिसर होता है, पीआरओ होता है, और वो भी सबसे अधिक इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का यूज करता है। तो उस, अगर आप इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की फील्ड में ही जाना चाहते हैं तो आप कहीं के पीआरओ भी बन सकते हैं, पब्लिक रिलेशन ऑफिसर भी बन सकते हैं।
अब जहां तक सिनेमा की बात है तो सिनेमा में बहुत सारे एम्प्लॉयमेंट के आपके अवसर हैं। आप में से कितनों को ये कॉम्प्लीमेंट मिलता है कि आप कहानी बहुत खूबसूरत कह लेते हैं, कहानी में आपकी कमांड बहुत अच्छी है? एनीबॉडी ऑफ यू? अगर आपको कहानी लिखने में, इमेजिन करने में और उसको डायलॉग्स में फॉर्म करने में अगर आपका इंटरेस्ट है तो यू कैन बी अ वेरी गुड स्क्रिप्ट राइटर। तो स्क्रिप्ट राइटर की इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में, चाहे वो सिनेमा हो, चाहे वो टेलीविजन के धारावाहिक हो या रेडियो के कुछ कार्यक्रम हो, स्क्रिप्ट राइटर आप आसानी से बनकर उसमें एंट्री कर सकते हैं। दूसरा होता है डायरेक्शन। डायरेक्शन का मतलब है कि आप किसी भी प्रोग्राम को, जो उसकी पूरी टीम को अलग अलग तरीके से एक अच्छी मैनेजमेंट कर लेते हैं, तो आप किसी भी सिनेमा के अच्छे डायरेक्टर बन सकते हैं। डायरेक्शन की फील्ड जो है वो आपको, आपके लिए जो है काफी अच्छा रोजगार का अवसर दे सकती है। अगर आप प्रोडक्शन में अपने आप को ले जाते हैं, एडिटिंग बहुत अच्छी कर लेते हैं, तो आप प्रोडक्शन असिस्टेंट बन सकते हैं। उनमें भी अलग अलग एरियाज होते हैं। प्रोडक्शन का वीडियो का है, वीडियो एडिटिंग है, साउंड का है तो साउंड एडिटिंग है, तो ये इवन ग्राफिक्स है। तो ये सारे के सारी चीजें जो हैं वो आपको सिनेमा में ले जाने के लिए उस टीम में शामिल कर सकती है। स्क्रिप्ट सुपरवाइजर होते हैं, स्टंट कोऑर्डिनेटर होते हैं। अगर आप इन फील्ड में भी जाना चाहें तो वो आपके लिए जो है फ्यूचर में काम कर सकती है। ऐसे ही डिजाइनर, प्रोडक्शन डिजाइनर, आर्ट डिजाइनर, सेट डेकोरेटर, सेट डिजाइनर, इलस्ट्रेटर, सेट ड्रेसर, ये तमाम अलग अलग तरीके की फील्ड्स हैं। तो ये सिनेमा के फील्ड में आप लोगों के लिए जो सा है स्कोप बनता है। दूसरा जो है टेलीविजन, मैंने जैसे कहा कि देश भर के अंदर इस समय हम देख रहे हैं, पहले मात्र अकेला दूरदर्शन था, अब हमारे पास जो है केवल न्यूज चैनल्स की ही अगर संख्या देखें तो वो सैकड़ों में है। और इसी तरीके से स्पोर्ट्स के अलग से टेलीविजन हैं। अगर आप बहुत अच्छे स्पोर्ट्स कमेंट्री बहुत अच्छी कर लेते हैं तो आप स्पोर्ट्स में जा सकते हैं। अगर आपको लगता है कि आप हंसी के, लोगों को हंसाने में बहुत कामयाब होते हैं, तो आप स्टैंड अप कॉमेडी शोज कर सकते हैं। ये अपने आप में एक नई विधा जो सा है वो बन गई है। तो यहाँ पर केवल न्यूज की अगर बात करते हैं तो न्यूज में आप रिपोर्टर बन सकते हैं, प्रोड्यूसर बन सकते हैं, एंकर हो सकते हैं, स्क्रिप्ट राइटर हो सकते हैं, और जो न्यूज लिखी जाती है तो उससे पहले उसको एडिटर जो है पास करता है, तो एडिटर होता है। इसी तरीके से जो भी प्रोग्राम्स होते हैं, अगर उसका एनालिसिस करना होता है तो उसके लिए रिसर्चर्स होते हैं। तो आपको बताया जाता है कि देखिए इस प्लेयर ने इससे पहले कितना हाईएस्ट स्कोर किया था, कितनी गेंदें खेली थी, कितनी बार वो रन आउट हुआ था, कितनी बार वो बोल्ड हुआ था, कितनी बार उसने कितनी कैच ली है। तो ये तमाम जानकारी जो उनसा है वो रिसर्चर उसके बैकग्राउंड में काम कर रहे होते हैं, जो ये सारी जानकारी हमें देते हैं। फिर कैमरा पर्सन, इट कैन बी मेल, इट कैन बी फीमेल। तो कैमरा पर्सन जो है वो हमारा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एलिमेंट होता है टेलीविजन का, जो ये डिसाइड करता है कि किस तरीके की बैकग्राउंड के साथ किसी भी न्यूज को कहां पर शूट करना है। देन वी टॉक अबाउट नेक्स्ट वन, दैट इज गेमिंग। तो आप जानते हैं कि मोबाइल गेम्स, वीडियो गेम्स, कंप्यूटर गेम्स, ये तमाम गेम्स जो हैं इस समय अलग अलग तरीके से पसंद किए जा रहे हैं और ये काफ़ी इंटरेस्टिंग भी हैं, और इस फील्ड में करियर बनाने वालों की काफ़ी डिमांड जो सा है इस समय चल रही है। इसके अलावा वेब जर्नलिज्म, म्यूजिक इंडस्ट्री, इवेंट मैनेजमेंट, कॉरपोरेट कम्युनिकेशन और पब्लिक रिलेशन, इन सब में भी हमारा जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है वो अगर आप इसमें मास्टरी रखते हैं तो इन सब में भी आप अपनी दखल दे सकते हैं, अपने आप को एस्टेब्लिश कर सकते हैं। जहाँ तक रेडियो की बात है तो रेडियो में आप एज ए प्रोड्यूसर, एज ए आरजे, रेडियो जॉकी जिसे कहते हैं, म्यूजिक मैनेजर
कॉपीराइटर, रिसर्चर, साउंड इंजीनियर, या जो हमारे ऑल इंडिया रेडियो में पोस्ट निकलती है तो प्रोग्राम एग्जीक्यूटिव या ट्रांसमिशन एग्जीक्यूटिव, ये बन सकते हैं। या फिर उसमें रेडियो स्टेशन के रेडियो मैनेजर कहते हैं, रेडियो डायरेक्टर कहते हैं, उस फील्ड में भी आप पहुंच सकते हैं, उसके मैनेजर बन सकते हैं। यहाँ कुछ बातें मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये क्वालिटीज़ आपको इस फील्ड में, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की फील्ड में बहुत आगे ले जा सकते। सबसे पहला जो क्वालिटी मैं समझता हूँ जो आपके भीतर होनी चाहिए वो है, यू शुड बी क्यूरियस अबाउट द वर्ल्ड अराउंड। दुनिया में क्या घट रहा है इसके बारे में अगर आपकी जागृति है, आपकी जिज्ञासा है, आप इच्छुक रहते हैं कि क्या हुआ, कैसे हुआ, क्यों हुआ, तो ये आपको इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की प्रोग्राम साइड में ले जाने का बहुत बड़ा जरिया हो सकता है। सेकंड जो है कि इसमें कहीं पर भी संतुष्टता नहीं होती जब हम कुछ ना कुछ नया सीखने की कोशिश करते हैं। तो हियर यू हैव टू लर्न न्यू एरियाज, क्योंकि आप ये देखिए टेक्नोलॉजी दिनों दिन बदलती जा रही है और जो नई टेक्नोलॉजी आ रही है उसके साथ आपको वाबस्ता होना पड़ेगा, उसके साथ जुड़ना पड़ेगा। तो ये इलेक्ट्रॉनिक मीडिया जो है उसके लिए भी हमारे लिए जरूरी हो जाता है। तीसरी जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात है कि अगर मान लीजिए टीचिंग का जॉब है तो उसके अंदर ज़्यादा चैलेंज नहीं होते हैं। आप जाते हैं 1 घंटा, 2 घंटे, 3 घंटे जो भी लेक्चर दिया और फिर आप उसके बाद वापस अपने घर लौट आते हैं। लेकिन इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का मतलब है कि मैं आपको बहुत ही हंसी वाली बात बता रहा हूं कि जहां से लोग भाग रहे हैं, कोई कहीं पर इंसिडेंट हुआ है, जहां से लोग भाग रहे होते हैं उस तरफ जो जा रहा है वो समझ लीजिए वो जर्नलिस्ट है। तो अगर आप जर्नलिज्म की फील्ड में जा रहे हैं तो आपके अंदर एक हिम्मत होनी चाहिए और प्रेशर में काम करने की आपकी आदत होनी चाहिए। आप यहाँ पर याद कीजिए जब मुंबई अटैक हुआ था तो ये नहीं कर सकते हैं कि मुझे नींद आ रही है मैं कैमरा छोड़ के जा रहा हूँ। आप ये नहीं कह सकते मेरी ड्यूटी 5 बज गए हैं, ओवर हो गई है तो मैं कैमरा छोड़ के जा रहा हूँ। यहाँ पर ये सारे प्रेशर्स होते हैं। कई बार युद्ध की, बाढ़ की, किसी डिजास्टर की सिचुएशन में जब हम रिपोर्टिंग कर रहे होते हैं तो वो काफी कठिन परिस्थितियां होती। तो कठिन परिस्थितियों में प्रेशर में काम करने का अगर आपके अंदर जज्बा है, मादा है, तो तब आप इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में बहुत सफल हो सकते हैं और अपना प्रभुत्व बना सकते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे मार्केटिंग में चीजों को हम पसंद करते हैं, ऐसे ही यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में यू मस्ट लाइक पीपल। आपका जो सारा कारोबार है वो दुनिया के साथ है, लोगों के साथ है, और हर व्यक्ति की अपनी एक स्टोरी होती है। उस स्टोरी को जानना, पहचानना, उस पर लेखन करना, उस पर कलम चलाना, ये अगर आपको आता है तो ये आपको काफी आगे तक ले जाएगा। फिर बहुत हद तक हमें मीडिया में, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में रूल्स के बारे में भी बहुत अच्छी जानकारी होनी चाहिए। जैसे एक छोटी सी बात मैं आपको बताता हूं कि अगर मान लीजिए शब्दों का भी चयन कर रहे हैं तो आप उसमें ऐसा किसी को शब्द नहीं बोल सकते जो अप्रिय लगता हो। ठीक है, अगर कोई देख नहीं सकता है तो उसके लिए हम वो शब्द नहीं इस्तेमाल कर सकते जो आमतौर से वैसे बोला जाता है समाज में। तो उसके लिए दृष्टिहीन शब्द, या आप उसके लिए जैसे शब्दों का इस्तेमाल विशेष, अभी अभी जैसे शब्द जो है आया है तो उसमें दिव्यांग शब्द जो है वो इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन आप उसको अप्रिय तरीके से नहीं कह सकते हैं। तो बहुत ध्यान रखना होता है कि कोई भी शब्द
क्योंकि कई बार कई फिल्मों में कोई ऐसा शब्द आ जाता है तो उसकी वजह से बहुत बड़ा तनाव हो जाता है, उसकी वजह से कि ये शब्द कैसे बोला गया उसमें। तो ऐसे सब जानकारी भी हमें होनी चाहिए जब हम जब हम ऐसे माध्यम पे काम कर रहे हैं जहां से हमारे शब्द वापस नहीं आ सकते। टेक्नोलॉजी पर कमांड होनी चाहिए, गुड कॉमन सेंस होनी चाहिए और राइटिंग एंड स्पीकिंग स्किल्स आपकी बहुत अच्छी होनी चाहिए। तो ये अगर आपकी बन जाती है तो आप एक अच्छे ब्रॉडकास्टर सिद्ध हो सकते हैं। और इस समय बहुत सारे अलग अलग तरीके के, अगर हम सिर्फ रेडियो की ही बात करें तो उसमें पब्लिक सर्विस ब्रॉडकास्टिंग यानी ऑल इंडिया रेडियो जो नेशनल लेवल पर, रीजनल लेवल पर और लोकल लेवल पर चल रहा है, तो उसके बहुत सारे रेडियो स्टेशंस हैं। फिर हमारे पास कमर्शियल ब्रॉडकास्टिंग के बहुत सारे स्टेशन, आप जब भी ट्यून करते हैं तो आपके इर्द गिर्द कभी एफएम पर जो सा है बिग एफएम चल रहा है, रेडियो सिटी चल रहा है, रेडियो मिर्ची चल रहा है, तो ये तमाम रेडियो स्टेशंस कमर्शियल ब्रॉडकास्टिंग में आते हैं जो हमारे आसपास हैं। और तीसरा टियर है कम्युनिटी रेडियो। तो बहुत सारी यूनिवर्सिटीज में, बहुत सारे एनजीओज के पास अपना कम्युनिटी रेडियो भी है, तो वहां पर भी रोजगार के आपके बहुत सारे अवसर बनते हैं। आप अगर चाहें तो उसके बारे में भी जानकारी ले सकते हैं। और इनकेस अगर आपके अंदर काम करने के बहुत अच्छा है तो आप मुझे भी इसके बारे में बता सकते हैं। आई कैन रिकमेंड यू कि आपके इर्द गिर्द कौन सा कम्युनिटी रेडियो है, वहां पर भी जाकर आप अपनी प्रतिभा दिखा सकते हैं, काम कर सकते हैं, इंटर्नशिप कर सकते हैं। किसी भी ब्रॉडकास्टिंग के हमारे कुछ बेसिक रूल्स होते हैं कि हमें इंफॉर्मेशन देनी है, हमें एजुकेट करना है, हमें एंटरटेन करना है, लोगों को मोटिवेट करना है और उनके अंदर कुछ ना कुछ परिवर्तन लाना होता है। तो इन सबको ध्यान में रखते हुए जब हम ब्रॉडकास्ट करते हैं तो वो काफ़ी हमारा फायदेमंद होता है। मैं बहुत अधिक इसमें नहीं आज के उसमें आप लोगों की भी क्वेश्चंस लेता हूँ और ये चीज़ें थोड़ी सी मुझे लगता है ये आप ये इसमें मेंशन कर देता हूँ कि आप 10th के बाद जो है मास कम्युनिकेशन 11th और 12th क्लास में एज ए सब्जेक्ट ले सकते हैं और ग्रेजुएशन लेवल पर बैचलर ऑफ जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन, या इसके लिए दूसरी कुछ टर्म्स भी हैं जैसे बीए मास मीडिया होता है, बीए ऑनर्स होता है, बीएससी स्पेशलाइजेशन के साथ होती है, जैसे एनिमेशन में बीएससी आजकल चल रही है, बीएमसी यानी बैचलर ऑफ मास कम्युनिकेशन की डिग्री होती है, बैचलर ऑफ मास मीडिया के नाम से कुछ यूनिवर्सिटीज डिग्री दे रही हैं, बीजेएमसी नाम होता है, और बीए और एमए का इंटीग्रेटेड जो सा है 5 ईयर का भी प्रोग्राम कुछ यूनिवर्सिटीज चला रही हैं। टॉप की यूनिवर्सिटीज के बारे में जो जानकारी है वो भी आपको दी जा सकती है। आप अगर इसके बारे में सर्च करते हैं तो लगभग देश की सभी जो बड़ी यूनिवर्सिटीज हैं उन सब में आज की डेट में मास कम्युनिकेशन पढ़ाया जाता है। और वो अगर आप कर लेते हैं तो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की फील्ड में जाने के लिए आपके लिए यही डिग्री चाहिए होती है। इधर आप बैचलर ऑफ जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन होने चाहिए या आप मास्टर्स इन मास कम्युनिकेशन होने चाहिए। तो ये दो फील्ड जो है वो आपको इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में ले जाने के लिए काफ़ी मदद कर सकती है। इसमें ही स्पेशलाइजेशन होता है आपका। आप सिर्फ अगर साउंड पे करते हैं तो आप साउंड रिकॉर्डिस्ट बन जाएंगे, साउंड एक्सपर्ट बन जाते हैं, साउंड इंजीनियर भी बन सकते हैं। ऐसे ही अगर सिर्फ कैमरे पर पूरा फोकस रहता है तो उसे सिनेमेटोग्राफी कहते हैं। तो हम कैमरा मूवमेंट को अच्छे से समझ सकते हैं। ग्राफिक्स में पूरा एरिया है जाने के लिए। फिर अगर आपका डिजिटल कम्युनिकेशन में है तो वहाँ पर भी आप अपनी पहचान बना सकते हैं। तो ये डिफरेंट एरियाज ऑफ जॉब्स हैं जो मास्टर्स करने के बाद आपके लिए ओपनिंग हो जाती है। यहाँ मैं इस बात के साथ एंड करना चाहूँगा कि आप एक अच्छे ब्रॉडकास्टर बन सकते हैं। उसके लिए सबसे पहली बात कि आपको कॉम्प्लेक्स चीज़ों को बहुत ही आराम से कहने वाली भाषा में आनी चाहिए। तो इसके लिए आपकी भाषा पर बहुत अच्छी कमांड होनी चाहिए। आपको लेखन थोड़ा सा बहुत अच्छा करना पड़ेगा
फिर आपके अंदर बहुत उत्साह होना चाहिए, एंथुसियाज्म होना चाहिए, और आर्ट ऑफ स्टोरी टेलिंग अगर ये है तो आप समझ लीजिए कि एक अच्छी दिशा में जा सकते हैं ब्रॉडकास्टिंग की फील्ड में। और ये मेरा ईमेल है जिस पर अगर आप कुछ भी जानकारी लेना चाहें तो मैं आपको इसके बारे में और फर्दर जानकारी दे सकता हूँ। मेरा ईमेल है askvarma@gmail.com, और मैंने अपना मोबाइल नंबर भी दिया है, तो इसमें आप छुट्टी के दिन जो है अगर फोन कॉल करेंगे तो आई विल जस्ट ट्राई टू रिस्पॉन्ड टू योर इंक्वायरीज। थैंक यू। क्वेश्चन फ्रॉम योर साइड। रिक्वेस्ट करती हूँ, अगर आप लोगों की कोई भी क्वेरीज हैं तो आप लोग प्लीज चैट बॉक्स में ड्रॉप कर दीजिए। सर तब तक मैं कॉमन क्वेश्चन आपसे चाहती हूँ श्योर कि यू इस कैन प्लीज। फील्ड में अगर जी सर, अगर इस फील्ड में शुरुआती तौर पर अगर कोई बंदा एडिटिंग की फील्ड में जाना चाहता है तो क्या सैलरी एक्सपेक्ट सकता है शुरुआत में? देखिए, इसमें अच्छा तो ये होगा कि कहीं पर भी अगर एंटर करना चाहता है तो वन शुड नॉट एक्सपेक्ट कि उसको सैलरी मिल जाएगी। उसे चाहिए कि वो लर्न करे स्किल, और लर्निंग का एक अच्छा तरीका होता है इंटर्नशिप कर ले। अगर मान लीजिए वो इंटर्नशिप में अपनी प्रतिभा दिखा रहा है, ऐसे बहुत सारे इंसिडेंट्स होते हैं कि अगर मान लीजिए एक स्टूडेंट मेरे पास इंटर्नशिप कर रहा है तो मैं देखता हूं कि उसकी वॉइस भी बहुत अच्छी है, तो उसको कभी बिठा दिया माइक्रोफोन पर। अगर उसकी एक्टिंग बहुत अच्छी है तो उसको कभी स्क्रीन पर ले आए, और वहां पर अगर वो चमक जाता है तो वो फिर एक तरीके से वहां का परमानेंट सदस्य हो जाता है, और फिर उसके बाद वो धीरे धीरे ग्रो करके अपनी वैल्यू जो है वो खुद बना लेता है। और जितने भी न्यूज एंकर्स हैं आपने देखा होगा, वो पहले ही दिन कभी जो सा है बहुत शाइनिंग वे से नहीं आ पाते हैं, धीरे धीरे उनकी चमक बढ़ती जाती है, और फिर इसी तरीके से उनकी सैलरी भी बहुत अच्छी होती जाती है। और इनकेस अगर कोई सिर्फ पॉकेट मनी के लिए कुछ करना चाहता है तो मैं उनके लिए बतला सकता हूँ कि ऑल इंडिया रेडियो में हम लोग क्या करते हैं कि ऑडिशन करते रहते हैं टाइम टू टाइम। तो अगर मान लीजिए आपकी वॉइस बहुत अच्छी है तो आपको न्यूज रीडर के पैनल पर रख दिया, तो आप आएंगे, न्यूज स्क्रिप्ट को पहले एडिट कर लेंगे, और फिर उसके बाद मान लीजिए शाम को 6 बजे वाली और 7 बजे वाली न्यूज बुलेटिन आप पढ़ रहे हैं, आप पढ़कर उस दिन की ड्यूटी आपकी फिनिश हो गई, तो उसमें पर बुलेटिन जो सा है फॉर एग्जांपल 1500 रुपीज पर बुलेटिन, तो 3000 रुपए आपके खाते में एक दिन के जो है सीधे ही एंट्री हो गए, आपने सिर्फ 2 न्यूज बुलेटिन पढ़। इसी तरीके से अगर मान लीजिए मैं एक डॉक्यूमेंट्री बना रहा हूं और उसमें मुझे अच्छी वॉइस चाहिए, तो उसके लिए अगर मैं किसी को बुक करता हूं तो इजीली 10,000 रुपीज जो है अच्छे वॉइस ओवर की प्राइस नॉर्मली दे दी जाती है। तो एक डॉक्यूमेंट्री का जो बैकग्राउंड वॉइस चाहिए होता है, तो उस पर भी अगर आप फोकस करते हैं कि आप अपने वॉइस को बहुत अच्छा बनाते हैं तो आप एक अच्छा अर्न कर सकते हैं। इसी तरीके से जितने नेशनल डेलीज हैं, तो टाइम टू टाइम जैसे वो आर्टिकल्स मेरे मांगते हैं तो आई यूज टू गिव दोज आर्टिकल्स। मैं उनके लिए अगर लिखता हूं तो वो पर आर्टिकल मुझे पे कर देते हैं। तो यहाँ पर एक फ्रीलांसर की तरह काम करना जो है वो अधिक पेएबल होता है, अधिक मायने रखता है, बजाय इसके कि हम ये सोचें कि न्यूज़पेपर वाला हमें परमानेंट रख ले। जी सर, एक पार्टिसिपेंट है अर्चना, वो ये जानना चाहते हैं कि वॉइस ओवर आर्टिस्ट कैसे बन सकते हैं। देखिए, सबसे पहले तो आप देखिए कुछ पैरामीटर्स कि क्या आपको अपनी वॉइस बोरिंग लगती है, क्या आपकी वॉइस प्रोनाउंसिएशन के हिसाब से परफेक्ट है, तीसरा क्या उसके अंदर कोई रीजनल टच तो नहीं आ रहा है, क्योंकि अक्सर जो है जब हम उत्तरी भारत की बात करते हैं या हिंदी प्रदेश के भी कुछ भागों की बात करते हैं, तो बिहार का टच जो है एकदम रिफ्लेक्ट कर जाता है किसी व्यक्ति की भाषा से। अगर हरियाणा से है तो हरियाणा का जो सा है अर्चना यादव जी हैं, मुझे लगता है कि हरियाणा की होंगी, या तो उसमें देखना पड़ेगा कि उनकी भाषा में शुद्धता कितनी है। तो वो स श वाली जो प्रॉब्लम आती है वो हरियाणा में बहुत अधिक होती है, तो उससे भी क्लैरिटी होनी चाहिए। अच्छा, यूपी से हैं यादव जी।
तो जहां से भी है उस प्रदेश का जो टच है वो थोड़ा सा उससे ऊपर उठना पड़ेगा। तो आपकी भाषा में एक क्लैरिटी होनी चाहिए। तो जब भी हम कुछ बोलें तो वो एक्यूरेट होना चाहिए, ब्रेविटी होनी चाहिए, ब्रीफनेस होनी चाहिए और साथ ही साथ उसमें क्लैरिटी होनी चाहिए। यदि ये 3 गुण हैं हमारी भाषा में तो वो एक अच्छा वक्ता माना जा सकता है। जी सर, एक पार्टिसिपेंट है, वो ये जानना चाहते हैं कि कंटेंट क्रिएटर कैसे बन सकते हैं, शुरुआत कैसे की जाए? देखिए, सबसे पहले आप अपनी रुचि देखिए और अपनी काबिलियत देखिए। वी कॉल इट स्वॉट एनालिसिस कि आपकी स्ट्रेंथ्स क्या हैं, आपकी वीकनेस क्या है, आपके सामने जो सा है अपॉर्चुनिटीज क्या है और आपके सामने थ्रेट्स क्या हैं। जब इन चारों का परफेक्ट तरीके से आप आकलन कर लेते हैं तो आप अपनी वस्तु स्थिति से बहुत अच्छी तरह से अवगत हो सकते हैं। तो अगर मान लीजिए आपकी स्ट्रेंथ है कि आपको हर एक मैच के बारे में, हर एक प्लेयर के बारे में बहुत अच्छी जानकारी है, तो आप स्पोर्ट्स के अच्छे क्रिएटर हो सकते हैं। अगर आपको कृषि के बारे में, मौसम के बारे में बहुत अच्छी जानकारी है, तो आप उस एरिया के कंटेंट क्रिएटर हो सकते हैं। तो कंटेंट क्रिएटर उस व्यक्ति को कहा जाएगा जो अपने किसी एरिया में विशेषज्ञता रखता हो, उसके बारे में उसके पास अधिकाधिक मालूमात हो, ज्ञान हो और उसकी अच्छी और लेटेस्ट जानकारी हो। तो अगर इस तरीके की जानकारी आपके बीच आपने अपने डेवलप कर ली है या डेवलप करने जा रहे हैं तो आप एक अच्छे कंटेंट क्रिएटर बन सकते हैं। देखिए, करियर काउंसलिंग में एक बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट होता है कि आप जिस स्थिति में आज हैं और जो आपके अंदर भीतर में क्वालिटीज हैं वो अगर आप प्रॉपर वे से देख पा रहे हैं और आप जहां पर पहुंच सकते हैं या पहुंचना चाहते हैं उसके लिए अभ्यासरत अगर हैं तो आप वहां पहुंच ही जाएंगे। सिर्फ आपके अंदर क्या होता है, कई बार झिझक होती है और अपने आप की इवेल्युएशन करना, इंट्रोस्पेक्शन जो होता है, सेल्फ असेसमेंट होता है, सेल्फ इवेल्युएशन होता है, वो नहीं कर पाते, जिसकी वजह से आप कदम ही बाहर नहीं निकाल पाते। तो आपको इसके लिए अगर आज के इस लेक्चर के बाद थोड़ा सा भी लगता है कि आप अच्छा लेखन कर सकते हैं तो आप लिखना शुरू कर दीजिए। अगर आप लिखना शुरू करेंगे तो आपको मेरा ईमेल एड्रेस है, उसमें भेजिए। आई विल सेंड यू योर सम ऑफ द फीडबैक कि आपका लेखन कैसा है। सेम इज द केस, अगर आप अच्छा बोलते हैं तो आप अपने उसकी ऑडियो कीजिए, ऑडियो सेंड कीजिए, तो आई कैन टेल यू कि आपकी वॉइस कितनी अच्छी है। क्या वो न्यूज़ रीडर आपको बना सकती है? अगर बना सकती है तो उसके लिए कहाँ से आप, कौन से रेडियो स्टेशन से संपर्क करें? आपके इर्द गिर्द पूरे देश के अंदर इस समय आप ये देखिए 470 के करीब ऑल इंडिया रेडियो स्टेशन हैं। आपके पास 350 के करीब इस समय कम्युनिटी रेडियो स्टेशन हैं। तो कहीं पर भी आप जा सकते हैं। 275 के करीब इस समय कमर्शियल रेडियो स्टेशन चल रहे हैं। तो इन सब में आपके लिए अपॉर्चुनिटीज इंतजार कर सकती है अगर आप इस फील्ड में आना चाहते हैं तो। जी सर, क्वेश्चंस तो हमारे पास इतने ही थे। थैंक यू जी, सो मच सर, जितनी भी हमारे पास क्वेरीज आई आपने उन्हें अच्छे से रिजॉल्व किया एंड आई एम श्योर कि बहुत सारे पार्टिसिपेंट्स इंटरेस्टेड हैं फील्ड में और आगे भी आज शायद आपसे कांटेक्ट करें। एंड मैं शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ, आप सभी ने समय निकाला। और सर, मैं ये कहना चाहती हूँ कि आपका सेशन बहुत इंटरेस्टिंग, बहुत एंगेजिंग सेशन था एंड आई एम श्योर कि आपके सेशन के बाद बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इंस्पायर होके, शायद जिन्हें कॉन्फिडेंस नहीं है इतना या थोड़ा सा हेजिटेट करते हैं अपने आगे बढ़ने के लिए इस फील्ड में, उन्हें लगता है कि वो कर सकते हैं बट कोशिश नहीं करते थोड़े कॉन्फिडेंस की कमी की वजह से। अब उनमें वो कॉन्फिडेंस आ जाएगा और वो आगे कोशिश जरूर करेंगे। थैंक यू सो मच सर। ओके। मेरा ईमेल है askverma ASKVERMA @gmail.com। बहुत ही आसानी से याद रखने वाला है। तो आप इस पर भी अपना फीडबैक या अपनी
कोई भी रचना अगर आप जैसे छपवाना चाहते हैं तो मैं उसके लिए आपकी मदद कर सकता हूँ किसी भी जगह पर, अगर आप छपवाने के इच्छुक हैं तो। जी धन्यवाद। थैंक यू सो मच सर। बाय। ओके, थैंक यू प्लीज।